पिछली क्लास में हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया था, क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में। आप सभी को मैंने बहुत डिटेल में बताया था और हमने ये जो 1 फाइल किया था वो अकाउंटिंग पहले की उसकी, और टैली में सारे जो बिल थे हमारे उस पर्टिकुलर क्वार्टर के, जुलाई, अगस्त और सितंबर के सारे सेल बिल हमने चढ़ाए और उसके बाद हमने जीएसटीआर 1 टैली से अपलोड किया और जीएसटीआर 1 टैली से ही हमने फाइल किया। एक-एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से डिस्कस किया। अब सवाल ये आता है कि सर 1 भर दिया, 1 के बाद क्या करना है? जीएसटीआर 1 भरने के बाद आपको, अगर आप एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर है तो पहले 1 भरना होता है, 1 के बाद 3B भरना होता है क्वार्टरली, अगर कंप्लायंसेस की मैं बात करूँ तो। तो आज की इस वीडियो में हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। लेकिन जीएसटीआर 3B में किन चीज़ों का आपको सावधानियाँ रखनी है, ध्यान रखना है और कैसे आप जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको डीप लेवल पे बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये है हमारी कंपनी और मैं आपको सीधे-सीधे ले चलता हूँ। जीएसटीआर 1 जो हम फाइल करके बैठे हुए हैं फॉर क्वार्टर नंबर 3 जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का ये क्वार्टर था। टोटल 18 बिल हमने इसमें देखे। 18 में से 16 हमारी टैक्सेबल सप्लाई थी और 2 हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी। हमने इसमें एचएसएन समरी को भी देखा, बी2सी को, ठीक है? और डॉक्यूमेंट समरी को भी हमने इसको डिटेल में एक्सप्लोर किया। एचएसएन में इश्यू भी आया, जो भी मैंने रिज़ॉल्व करके बताया कि किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो, कैसे ऑफलाइन टूल की मदद लेके आप एचएसएन के इश्यू को रिज़ॉल्व कर सकते हो। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B में आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा-सा 3B का बताने वाला हूँ कि 3B का कॉन्सेप्ट कैसा होता है और इसमें किन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। तो व्हेन आप जीएसटीआर 3B उसी पीरियड का ओपन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी जीएसटीआर 3B की पिक्चर बन चुकी है, ठीक है? ऑटोमेटिक 3B की पिक्चर बन चुकी है और 3B में आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई जो आप दे चुके हो, दे के बैठे हुए हो, नील रेटेड सप्लाई, ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी दिख रही है। इंटर स्टेट सप्लाई आपने जो की है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रही है कि आपने पंजाब में इतनी सारी सप्लाई की है। ये सब 3B में आपका दिख रहा है। अब 3B की टेबल लिमिटेड टेबल होती है। टेबल नंबर 3.1 में आपका जो सेल है, ठीक है, वो दिखता है और ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई परचेज भी दिखती है जिस पे आरसीएम में आपकी कोई लायबिलिटी बनती है। टेबल नंबर 3.2 में आपकी इंटर स्टेट सप्लाई दिखती है। अगर आपने दूसरे स्टेट से कोई सप्लाई किया है तो वो दिखती है। हमने किया है पंजाब में बहुत सारी सप्लाई, तो ये मेरी टेबल नंबर 3.2 में दिख रही है। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे केस में यहाँ पर नहीं दिख रही क्योंकि हमने परचेज की कोई एंट्री नहीं की, लेकिन आप जब ऑनलाइन जीएसटीआर 3B भरने जाएंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें पहले से मौजूद होगी। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर भी चुका हूँ, आईटीसी वर्सेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाली वीडियो में, कि ये अमाउंट आपका एलिजिबल आईटीसी का अमाउंट जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिक उठकर आ जाता है। मतलब जीएसटीआर 3B भरते वक्त आप ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आप टैली से भरें। आप जीएसटीआर 3B आपकी ज़्यादातर चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और जो चीज़ें ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी उसको आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर से उठा लें। वो बेस्ट तरीका होता है। मतलब आई डोंट कंसीडर कि हम लोग एक्सचेंज में जाएँ, ऑल जीएसटी ऑप्शन में जाएँ और अपलोड करें यहाँ की डिटेल। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप ज़्यादा बेटर है कि आप 3B में, क्योंकि समराइज़ फिगर जाते हैं। 3B में एक-एक बिल वाइज़ डेटा नहीं जाता है। तो समराइज़ फिगर आप देख-देख के डालो, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है? क्योंकि ऑटो कंप्यूट होती है बहुत सारी चीज़ें और ऑटोमेटिक आती है। देखिए जीएसटीआर 3B का लॉजिक समझिए आप, मैं आपको जीएसटीआर 3B का लॉजिक समझाता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, इसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अगर पीरियोडिक फाइलिंग की बात करूँ, 1 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को 3B दिखता है और 3B को गवर्नमेंट भी बहुत छेड़ती रहती है टाइम टू टाइम। तो 3B की जो फाइलिंग होती है, उसमें 2 जगह से डेटा तो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जो डेटा किसी भी रिटर्न में ऑटोमेटिक आ जाता है, उसे कहते हैं ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है। सेल्स का जो डेटा आपका, स्पेशली जो बी2बी सेल्स होती है, ये डेटा आपका जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिक चला जाता है, जो आपने जीएसटीआर 1 भरा। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, नॉट ओनली बी2बी, सारा डेटा आपका जीएसटीआर 1 में जो आपने भरा होगा, वो आपका नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक स्पेसिफिक टर्म लिख दिया बी2बी, तो दिस इज़ रॉन्ग। सेल्स पूरी की पूरी हमारी ऑटोमेटिक ज चली जाएगी किधर?
जीएसटीआर 3B में कहां से, जो हमने कहां रिपोर्ट की होगी, जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट की होगी। हम एक सप्लायर के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखिए हमने जीएसटीआर 1 भरा, हम सप्लायर है, तो हमने जो सेल रिपोर्ट की होगी हमारी, वो ऑटोमेटिक ही चली जाएगी जीएसटीआर 3B में, ऑटो पॉपुलेट हो जाने वाला डेटा है, ठीक है, ऑटो पॉपुलेट। तो मतलब आपको हाथ से डालना ही नहीं है, पहुंच गया है डेटा आपका सेल्स का, किधर, 3B में। बताऊंगा प्रैक्टिकली आपको। और परचेज भी आपको हाथ से नहीं डालनी है। परचेज में याद रखिएगा B2B परचेज की बात कर रहा हूं। कौन सी, B2B परचेज में ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, B2B। B2B यानी रजिस्टर्ड पार्टियों से जिन्होंने आपसे क्या लिया, टैक्स लिया, उनकी परचेजेस आपको जीएसटीआर 3B में हाथ से नहीं डालनी है, वो ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी, कहां से, जीएसटीआर 2B से निकल कर आ जाएगी। जीएसटीआर 2B इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और जीएसटीआर 2B में भी ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन उससे पहले भी एक छन्नी होती है जिसे हम आईएमएस कहते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड। आईएमएस डैशबोर्ड में आपको सारे बिल नजर आते हैं, जितने भी आपने परचेजेस की होती है, वहां पर आपको एक्शन लेना होता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, या आप रिजेक्ट करिए, या पेंडिंग रखिए। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो 2B में आ जाएगा, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं भी किया और 3B भरने जाओगे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेड माने जाएंगे, सारे इनवॉइसेस आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप समझिए, आपकी परचेज और सेल का डेटा तो ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें 3B में, इसलिए 3B को आपको टैली से डेटा को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं, 3B में पहले से मौजूद मिलेगा ये डेटा। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। चलते हैं सीधे सीधे जीएसटीआर 3B के ऊपर। ये है कंप्लायंसेस जिसकी हमने बातें की है। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो, 1 की वीडियो देखी हो, तो 1 में हमने क्यूआरएमपी टैक्स पेयर में ये सितंबर महीने का तो सेकंड क्वार्टर का जीएसटीआर 1 भरा था। बहुत सारी चीजें थी, अड़चने आती है जब आप जीएसटी रिटर्न भरने बैठते हैं, तो आपको उनसे निकलना भी आना चाहिए। अब हम सीधे सीधे यहीं से रिटर्न डैशबोर्ड पे चल रहे हैं। देखिए अभी तक आपका 3B फाइल नहीं हुआ है, और ओवरड्यू पीरियड आ रहा है, यहाँ पर 23 दिन निकल चुके हैं। 25 अक्टूबर को भरा जाना चाहिए था जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड सेकंड क्वार्टर क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए, जुलाई से सितंबर तक का। आपने अब तक नहीं भरा, आज मैं 17 नवंबर को भरूंगा इसको। चलिए देखते हैं जीएसटीआर 3B। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाइएगा, आप रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाइए, वहां से आप अपना क्वार्टर सेलेक्ट करिए, जैसे क्वार्टर नंबर 2 आ गया, ठीक है, क्वार्टर 2 का आखिरी महीना सितंबर ही होता है, सर्च करिए। अब आप देखिए क्वार्टर 2 के कंप्लायंसेस देखिए आप, एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए। पहला कंप्लायंस होता है जीएसटीआर 1 भरना, जो हम ऑलरेडी भर चुके हैं। आप यहां से देख भी सकते हो दोबारा, और आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। दूसरा होता है 1A। अब सर ये लॉजिक क्या होता है 1A का? 1A का लॉजिक ये होता है कि 1 में अगर कोई गलती पकड़ में आ गई आपसे, कि भाई आपने 1 में क्या कर दी थी, वो गलती कर दी थी, तो आप 1A में उसे सुधार सकते हो 1A फाइल करके, तो आपका 1 की मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी 1A में। लेकिन 1A का ऑप्शन तभी तक अवेलेबल है जब तक आप 3B नहीं भर देते। 3B अगर आज मैंने भर दिया तो 1A का ऑप्शन हट जाएगा, जो मैं बताऊंगा अभी आप। और फिर आ रहा है 2B। 2B इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। इवन 2A भी होता है यहाँ पर, लेकिन 2A इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल में। 2A को हम लोग नहीं देखते हैं। 2A और 2B में क्या फर्क होता है, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं मैं आपको, क्यों नहीं इतना इंपॉर्टेंट है 2A। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि जीएसटीआर 2A और 2B में अंतर होता है, और दोनों में परचेजेज ही नजर आएगी। दोनों का संबंध किससे है? आपने जो परचेजेस की रजिस्टर्ड पार्टियों से, जिन जिन पे सामने वाली पार्टियों को आपने अपना जीएसटी नंबर दिया, B2B परचेजेस, दोनों में आपको B2B परचेजेस नजर आएगी। लेकिन ये जो रिटर्न होता है 2A, ये डायनेमिक होता है। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है? बदलता रहता है, गिरगिट होता है ना, रंग बदलता है, वैसे ही बदलता रहता है। जबकि 2B जो होता है वो स्टैटिक होता है, यानी 2B नहीं बदलता है। अब दोनों की अहमियत क्या है वो समझिए आप। मैं आपको 5 बिल परचेज के मैंने इसी पीरियड के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 5 बिल, मान लो मैं अभी क्यूआरएमपी टैक्स पेयर की बातें कर रहा हूं, सेकेंड क्वार्टर जो कि मेरा जुलाई से सितंबर, मेरे टोटल मिलाकर मैंने 5 बिल है मेरे पास परचेज के, 1 2 3 4 और 5।
ये 5 परचेज की, इन पांचों परचेज पे मेरी आईटीसी बनती है, तो इन पांचों परचेजेस की मेरी आईटीसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक फिगर, एस्टिमेट फिगर लिख देता हूँ। मान लो पहले वाले पे मेरा 2000 रुपये का इनपुट बन रहा है, दूसरे वाले बिल पर मेरा 3000 का इनपुट बन रहा है। मान लो ये बिल नंबर है जो मैंने यहाँ नंबर नोट किए हैं, इस पे मेरा 5000 का आईटीसी बन रहा है, इस पे मेरा 10,000 का बन रहा है, और इस पे मेरा 20,000 का आईटीसी बन रहा है। और ये पांचों के पांचों बिल, मान लो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने एक अरुण इंटरप्राइजेस करके एक पार्टी है जिससे मैंने इस क्वार्टर में परचेज की है अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सप्लाई, यानी ये मेरा कौन है, सप्लायर है। समझिएगा, सप्लायर ने इन बिलों को अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दिया, जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दिया। सप्लायर क्या बढ़ता है, सप्लायर क्या बढ़ता है, जीएसटीआर 1 बढ़ता है। ध्यान देना, जीएसटीआर 1 में इसने रिपोर्ट कर दिया, इनमें से ओनली 4 बिल रिपोर्ट किए। रिपोर्ट किया मतलब उसने ये पहले 4 बिलों को जीएसटीआर 1 में दिखाया, ओनली 4। एक बिल उसने नहीं रिपोर्ट किया, जिस पर आपकी कितनी आईटीसी बनती, नॉट रिपोर्टेड टाइमली। उसने उसको टाइमली रिपोर्ट नहीं किया का मतलब हुआ उसने बताया ही नहीं कि मैंने ये सेल की है। समझिएगा, ये 20,000 रुपए जिस पर आपकी आईटीसी बनती है, आप उसने सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में जुलाई से सितंबर तक के जीएसटीआर 1 में उसको कहीं नहीं डाला। अब नहीं डालने का मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो जीएसटीआर 2 भी बनेगी जुलाई से सितंबर की, उसमें सिर्फ ये 4 आईटीसी ही क्या होगी, पॉपुलेट होकर आएगी, टू बी मैन। वो 20,000 की आईटीसी आपकी नॉट पॉपुलेट, वो नजर नहीं आएगी एंट्री, क्योंकि वो एंट्री सप्लायर ने सेल बिल चढ़ाया ही नहीं, किसमें, जीएसटीआर 1 में। तो आपने ये 4 ही पॉपुलेट होगी, तो नियम क्या कहता है कि जो 2B में नजर आएगा वही हम कहां क्लेम करेंगे, जीएसटीआर 3B में क्लेम करेंगे। तो हमें सिर्फ जीएसटीआर 2B को देखना है कि हमें उस 2B में कितने बिल नजर आ रहे हैं, और उन्हीं बिलों की हम आईटीसी लेंगे, किसमें, आईटीसी क्लेम करेंगे जीएसटीआर 3B में। समझिएगा, हम उस बिल की आईटीसी नहीं ले सकते जो बिल मेरे पास पड़ा है ओरिजिनल बिल मेरे पास, लेकिन वो मेरी 2B में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सप्लायर ने उसे अपनी सेल की तरह रिपोर्ट नहीं किया, किसमें, जीएसटीआर 1 में। सप्लायर जब तक जीएसटीआर 1 में अपनी उस B2B सेल इनवॉइस को नहीं चढ़ाएगा, तब तक रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में वो बिल नजर नहीं आएगा। अब आप जब अभी जीएसटीआर अपना 3B भरने जाओगे, तो आपको तो ये 4 बिल ही नजर आएंगे जिसकी आपको आईटीसी मिलेगी 3B में। वो बिल तो नजर ही नहीं आएगा जो आपके पास वास्तविकता में तो है, आपने वास्तव में परचेज तो की है, लेकिन पोर्टल पे नजर नहीं आ रही है। अब आप अभी अभी जब जीएसटीआर 3B भरने बैठोगे, तो 2B में भी 4 बिल नजर आएंगे और 2A में भी 4 बिल नजर आएंगे, अभी अभी की तारीख में दोनों में 4-4 नजर आएंगे। लेकिन मैं इसको ऑथेंटिक मानूंगा जो मुझे इसमें नजर आ रहा है, इसको नहीं मानूंगा। एक महीने बाद जब सप्लायर ने नवंबर में रिपोर्ट किया इस बिल को, तो ऑटोमेटिक बिल की डेट क्या थी, मान लो जुलाई का बिल था, बिल आपका जुलाई का था, और सप्लायर ने उसे रिपोर्ट कब किया, नवंबर में किया। जैसे ही वो नवंबर में उसे रिपोर्ट करेगा जीएसटीआर 1 में, आपके जीएसटीआर 2A में वो जुलाई में जाके ऐड हो जाएगा, यानी 2A बदल गया। जो बिल मिसिंग था वो 2A में, जुलाई वाले 2A में नजर आने लग गया, लेकिन वो जुलाई के 2B में नजर नहीं आएगा, वो नवंबर के 2B में नजर आएगा जिस महीने में रिपोर्ट किया गया है। यानी जब उसने लेट भरा, गवर्नमेंट को लेट टैक्स दिया, तो आपको आईटीसी भी लेट मिलेगी। सामने वाला सप्लायर अगर गवर्नमेंट को टैक्स लेट दे रहा है, तो हमें उसका बेनिफिट भी लेट मिलेगा। इसलिए मोर ऑथेंटिक इज 2B। 2A को कभी भी ध्यान नहीं देना आपको 3B में क्लेम करते वक्त, आईटीसी वही क्लेम करनी है जो किधर नजर आए, 2B में नजर आए, क्योंकि 2A तो डायनेमिक है, बदलता रहेगा। अगर सप्लायर लेट लेट रिपोर्ट कर रहा है, कोई 6 महीने बाद रिटर्न भर रहा है, तो आपकी वो 6 महीने बाद वो एंट्री है उस 6 महीने पहले वाले रिटर्न में नजर आएगी, 2A में नजर आ जाएगी परचेज में।
क्योंकि 2A जो है वो परचेज की डेट, सप्लायर की सेल बिल की डेट के अनुसार बनता है, जबकि 2B जो होता है सप्लायर कब रिपोर्ट करता है उसके अनुसार बनता है, रिपोर्टिंग मंथ के अनुसार बनता है, और ये परचेज की सेल की डेट के अनुसार बनता है, इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता। हम 3B में इसको नहीं कंसिडर करते। हाँ, एनुअल कंप्लायंसेस के वक्त हम इसको जरूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि एनुअल कंप्लायंसेस तक हमारी बुक्स में वो सारी एंट्रियां उसी डेट्स में होती है जो 2A में नजर आती है। एनुअल कंप्लायंसेस में जीएसटीआर 9 या 9C के वक्त इसकी अहमियत होती है, अदरवाइज अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त बात करें तो 2B की अहमियत होती है। Got it? तो चलिए जीएसटीआर 3B को देखते हैं, और इसकी फाइलिंग से पहले हमें क्या देखना है, मैं आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, एक तो 2B बताने वाला हूं और एक आईएमएस डैशबोर्ड बताने वाला हूं। तो अभी हम क्वार्टरली कंप्लायंसेस की तरफ है, क्वार्टरली व्यू देखने वाले जीएसटीआर 2B का व्यू करते हैं। ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट, अगर इसके अंदर आईटीसी अवेलेबल में कोई अमाउंट नजर आ रहा है तो मुझे उसकी आईटीसी मिल जाएगी। अब देखियो नजर आ रहा है कितना, 696.48 रुपए, ये मुझे आईटीसी मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में देखना है, ये तो समरी है, तो ओल्ड टेबल पर आप क्लिक करिए, यहां पर आपको डिटेल में नजर आ जाएगा क्या, दिस इज इनवॉइस नंबर, दिस इज 696.48 रुपीज की आपको आईटीसी मिल रही है। आप अपनी बुक में ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा क्या बिल है। जैसे यहाँ पर कोई व्यापार ऐप खरीदा था, ठीक है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदा, उसका ये बिल है टोटल मिला के, इस पे इतना इनपुट, तो ये आप ले सकते हो। मतलब इन्होंने ये 4565 रुपए में क्या खरीदी, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा था 2 अगस्त को, उसका ये बिल है जिसमें 696 रुपए की आईजीएसटी लगाई सामने वाले सप्लायर ने, आपको इसकी क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, ये सप्लायर वाइज देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वाइज भी देख सकते हो, जितने डॉक्यूमेंट है, ये सप्लायर वाइज एक सप्लायर, ये डॉक्यूमेंट वाइज देखोगे तो सारे डॉक्यूमेंट वाइज नजर आ जाएंगे। तो ये आपकी, आप इनपुट ले सकते हो। तो ये समरी में आप देख सकते हो, ये 696 रुपए की आपकी आईटीसी बन रही है, एलिजिबल है। आप यहां से ही एक नीचे ऑप्शन दे रखा है, ओपन आईएमएस डैशबोर्ड। आप आईएमएस डैशबोर्ड पे जाएं, तो आईएमएस डैशबोर्ड क्या होता है कि अगर आपको ये आईटीसी नहीं चाहिए, जैसे ये देखिए टोटल मिलाकर यहाँ पर B2B में 4 बिल दिख रहे हैं मुझे उस पीरियड के, मैंने इस पे क्लिक किया, ये चारों बिल मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 4 पार्टियां हैं, चारों पार्टियों के मुझे बिल नजर आ रहे हैं, ये पार्टी नंबर आ रहे हैं, पार्टी के ट्रेड नेम आ रहे हैं, बिल की डेट आ रही है, बिल नंबर आ रहे हैं। ये आप यहाँ से एक्शन ले सकते हो, किनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पेंडिंग रखना है। अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आप एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर लो, और अगर आप होल्ड पे रखना चाहते हो तो पेंडिंग पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल में अगर आप आईएमएस डैशबोर्ड पे कुछ नहीं भी करते हो तो भी वो ऑटो एक्सेप्टेड मानी जाएगी आईटीसी, आपको उसकी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में अब आप समझिए, मेरे को ये जो बिल है उसकी आईटीसी लेनी है, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस बैक टू समरी। अब मैं 3B में जा रहा हूँ, मैंने 2B को चेक कर लिया, 648 वगैरह रुपए की मुझे क्या मिल रही है, आईटीसी मिल रही है। 3B में चलते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन। सॉफ्टवेयर आपको बोल भी रहा है कि आपका कई सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, सिस्टम जनरेटेड आ जाएगा। जैसे आपकी जीएसटीआर 1 से ये टेबल में डेटा आ जाएगा जो कि आप फाइल कर चुके हो। जीएसटीआर 2B आपका रिवर्स चार्ज का कोई डेटा है, या आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड डेटा है, वो आपका जीएसटीआर 2B भी जनरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब आप आगे बढ़िए और आप देखिए यहाँ पर 696 रुपए एलिजिबल आईटीसी में पहले से मौजूद है। अब ये अमाउंट कहाँ से आया, मैंने तो नहीं डाला, ये अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया जीएसटीआर 2B से निकलकर। और ये अमाउंट कहाँ से आया, ये 30,000, 18,000, 18,000, ये आप देखिए टैली में देखिए ना, ये अमाउंट आपका ये यहाँ से आ रहा है, देखिए 30,000, ये 18,000, ये 18,986 रुपए। ये आपकी जो टैली में जो फिगर है, जो टैली से ही तो जीएसटीआर 1 भरा, तो जीएसटीआर 1 में जो आपने रिपोर्ट किया वही तो अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। और इंटरस्टेट सप्लाई देखिए ऑटोमेटिक आ गई, इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, आपकी टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई दिख रही है, आप देखिए टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आप देखिए ये फिगर देखिए, 30,000 रुपए की आपकी टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टेबल नंबर 3.1 का, ये आईजीएसटी की लाइबिलिटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी, टोटल मिला के 68,809 रुपए की लाइबिलिटी है। कितनी, 68,809 रुपए की। आप इसमें जाके देखिए, इसमें जाके देखिए, सारे के सारे आपके बिल नजर आ रहे हैं, टोटल 18 के 18 ही बिल नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, 18 में से कुछ बिल आपको यहाँ पर जो जैसे 8 नंबर 9 नंबर बिल, ये बिल आपके ये रहे, नील रेटेड वाले बिल नहीं है, 8 और 9 नंबर के। तो 18 के 18 ही बिल आपको कहाँ नजर आ रहे हैं,
टेबल नंबर 3.1A के अंदर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में नजर आ रहे हैं। आपने ये भी रिपोर्ट किया इंटर स्टेट सप्लाई आपकी कि कितनी सप्लाई आपने इंटर स्टेट में की है, ये इंटर स्टेट सप्लाई भी निकल कर आ रही है आपकी, अलग से हो गई, छट गई। देखिए इंटर स्टेट सप्लाई कि आपने पंजाब में इतनी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई की, अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई को हमें रिपोर्ट करना होता है अलग से, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपकी आईटीसी भी नजर आ रही है, ये 696 रुपए की आपकी आईजीएसटी की ऑल अदर आईटीसी में टेबल नंबर 4A5 के अंदर नजर आती है, जो नजर आ रही है। अगर आपको इसको रिवर्स मानना है, मान लो नहीं लेना आईटीसी, तो आप यहाँ आईटीसी रिवर्स भी कर सकते हैं अदर में जाके, तो वो आईटीसी आपकी रिवर्स हो जाएगी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये मेरा काम हो गया सारा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। देखिए एक और चीज बताता हूँ, ये सारा का सारा जो जीएसटीआर 3B है आपका सिस्टम कंप्यूटेड है, 1A से 2B से डेटा निकल कर आया है। अब आपको लगता है ये सब कुछ सही है, अब देखिए यहाँ पर आपका लेट फीस भी निकल कर आ रहा है, कुछ लेट फीस बना है, पिछले महीने का लेट फीस बना है आपका ये, ठीक है, 50-50 रुपए का CGST HGST का आप लेट हुए होंगे, तो ये लेट फीस बना आपका। अब आप यहाँ से रिकम्प्यूट करिए, देखिए आप अगर आपको लगता है कि आप इस बार भी लेट है तो आप रिकम्प्यूट करिए, इंटरेस्ट हो गया लास्ट सक्सेसफुली, आप कंफर्म कर दीजिए, 50-50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब करना क्या है, आप इसको सेव करिए सबसे पहले। अब मैं प्रोसीड टू पेमेंट में जाऊंगा, एक बार आप यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ड्राफ्टेड, ये देखिए मैंने इसका ऑटो ड्राफ्टेड प्रीव्यू ओपन कर दिया है, ये मेरा पूरा रिटर्न बन के तैयार हो गया। मैंने कुछ किया क्या इस रिटर्न में, कुछ भी नहीं किया, सब सारी डेटा ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है। आपका ये आउटवर्ड लाइबिलिटी नजर आ रहा है, इतना CGST HGST वगैरह का जो आपने दिखाई है ऊपर 3.1 के अंदर, उसमें से ही आपने कितनी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट दिखाई है, वो अलग हो गई, सेग्रीगेट हो गई फिगर, ठीक है। और आपका ये सब कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मतलब आपको टोटल मिला के कितना टैक्स देना, 30,837 रुपए का IGST, 18,986 का CGST, 18,986 का HGST, और वो 50-50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं जो लेट फीस वाले हैं, ये भी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये मैंने प्रीव्यू देख लिया, अब मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करूंगा, ठीक है। जब मैं प्रोसीड टू पेमेंट करने जाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल नंबर 6.1, पेमेंट ऑफ टैक्स। अब पेमेंट ऑफ टैक्स में सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास अभी मौजूद कितना है, देखिए आपको क्या क्या पेमेंट करना है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपके पास क्या कोई अमाउंट कैश लेजर में पड़ा हुआ है क्या, तो यहाँ पर आप देखिए सब में क्या लिखा हुआ है, 000, मतलब आपके पास अभी कैश लेजर में कोई पैसा मौजूद नहीं है। फिर आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपके पास कोई क्रेडिट बनी हुई है क्या, हाँ बनी हुई है, कितनी, 696, वो वाली परचेज वाली, जो सॉफ्टवेयर परचेज वाली, वो आईटीसी है IGST की, ये है आपके पास, ठीक है। अब मतलब चुकाने के लिए सिर्फ आपके पास 696 रुपए है, वो भी IGST की ITC। और आपकी लाइबिलिटी कितनी है आप ये भी देखिए, अब नीचे उतरेंगे तो आप बताएंगे नेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी है 30,837 रुपए की IGST की लाइबिलिटी है, नॉर्मल लाइबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज, ये चुकाने आपको। और इसको चुकाते वक्त वो 696 माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले IGST के ITC से आप अपनी लाइबिलिटी को सेटअप करते हैं, रूल ये कहता है, तो IGST की ITC सबसे पहले 0 होगी, तो ऐसे केस में आपके पास मामूली सी ITC कितनी, 696 रुपए, तो 30,837 में से 696 माइनस हो जाएंगे, बाकी का अमाउंट कैश में चुकाना पड़ेगा। और ये 18,986 रुपए की CGST की और 18,986 रुपए की HGST की लाइबिलिटी है, इसको चुकाने के लिए तो आपके पास कोई ITC नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ने ये एडजस्टमेंट भी ऑटोमेटिक ले ली है, देखिए। तो मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस 30,837 में से 696 माइनस हो जाएंगे, 30,141 रुपए कैश में पेमेंट करना है, 18,986 रुपए पूरे पूरे कैश में पेमेंट करने हैं CGST के, और 18,986 रुपए HGST के पूरे पूरे कैश में पेमेंट करना है। ये सारा पैसा मुझे कैश में चाहिए, और सिर्फ यही नहीं चाहिए, इसके साथ मुझे वो 50-50 रुपए लेट फीस भी चाहिए। वो पिछला जो आपने रिटर्न भरा होगा ना, वो लेट भरा होगा, उसकी ये कैलकुलेट होकर आई। इस ये रिटर्न भी लेट है, इसका तो अब अगले मामले में जाएगा, इसका सारा ब्याज व्याज सब अगले में कैलकुलेट होकर आएगा। अभी आपको ये पेमेंट करना है, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, देखिए 50 भी जोड़ दो,
तो आपका ये टोटल मिलाकर इतना हो रहा है 30,141 IGST, 19,036 रुपए का आपका CGST, 19,036 रुपए का आपका SGST। यहाँ से आप डायरेक्ट चालान बना सकते हो, क्योंकि ये पैसा होगा तो ही पेमेंट करोगे ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट चालान करते हैं। जैसे ही आप चालान करोगे सारे फिगर ऑटोमेटिक चालान में फुलफिल होकर आएंगे। आपको कितने कितने पैसे की जरूरत है, आपको यहाँ पर 19,036 रुपए CGST की जरूरत है, जिसमें से 18,986 रुपए का टैक्स का अमाउंट और 50 रुपए फीस है। 30,141 रुपए आपको IGST की चाहिए, और जो नागालैंड SGST है वो आपको चाहिए 19,036 रुपए। टोटल मिला के 68,213 रुपए डालने पड़ेंगे। अगर आपको ये रिटर्न भरना है, अगर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना है, शून्य करना है, तो आपको 68,213 रुपए चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग पेमेंट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और NEFT RTGS। आप अगर बैंक में जाके NEFT RTGS बनाकर पेमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन लीजिए। ओवर द काउंटर का मतलब होता है आप यहाँ से एक बार चालान जनरेट करके बैंक में जाके उसका पेमेंट उस चालान के साथ जमा करा दीजिए, जैसे बैंक में आप डिपॉजिट वगैरह कराने जाते हैं पैसा। और ई पेमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप नेट बैंकिंग के जरिए अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ई पेमेंट ले लिया, जनरेट चालान करूंगा, चालान जनरेट हो गया। ये चालान नंबर, सीपिन नंबर, ये चालान की डेट, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आ गया। ये चालान है पूरा, ये इस चालान के अंदर आप जो पेमेंट करने जा रहे हो उसका पूरा ब्यौरा है। अब आपको यहाँ से लेना है, इसमें आपको वापस 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आप प्रिफर्ड बैंक, जो भी बैंक की नेट बैंकिंग है वो ले सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज करिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और भीम UPI अगर आप यूज करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे केस में जैसे मैं प्रिफर्ड बैंक में नेट बैंकिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, उसमें मेरा जो बैंक है, जैसे मान लो एक्सिस बैंक है, तो मैंने एक्सिस बैंक ले लिया। आपका ये सारे इंडिया के सारे पॉपुलर जो नेशनलाइज बैंक है वो नजर आ रहे हैं। एग्री करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस, अपना बैंक सेलेक्ट करिए एंड मेक पेमेंट करिए। जैसे आप मेक पेमेंट पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप कॉर्पोरेट बैंकिंग यूजर है या रिटेल बैंकिंग यूजर है। ठीक है, तो अगर आप जैसे जो भी अपना नेट बैंकिंग आपका है तो आप वहां से पिक कर लीजिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर रिटेल बैंकिंग यूजर, लॉग इन एंड पे, बैंक का गेटवे खुल गया। यहाँ से मुझे अपना नेट बैंकिंग ID डालना होगा, और यहाँ पर आपको अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड डालना होगा। आप देख सकते हैं आपकी पूरी पेमेंट डिटेल आ रही है। आप 68,213 रुपए का ये बिल बना के देने जा रहे हो। GST पेमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं रिमार्क में। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस है ही, आप देख सकते हो। आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है जब आप OTP से कंफर्म करते हैं। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के तुरंत बाद, जैसे अगर लंबे टाइम तक आप बाहर रहे हैं तो आपका एक बार लॉग आउट हो जाएगा, लॉग इन करते हैं वापस दोबारा। तो आप सभी ने देखा कि हमने चालान बना दिया था 68,213 रुपए का, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इंस्टेंट पेमेंट आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो देखिए कई बार क्या होता है, आप नेट बैंकिंग से GST चालान का पेमेंट कर देते हो, बैंक अकाउंट से पैसा भी डेबिट हो जाता है आपका, लेकिन कैश लेजर में आपका पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप GSTR 3B नहीं फाइल कर पाते हो। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक GST पोर्टल के ऊपर। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अभी देखिए देखिए मेरे केस में ये पैसा आ चुका, मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। कई बार यहाँ पर 0 आ रहा है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सर्विस में जाओ, लेजर में जाओ, कैश लेजर में जब आप जाके देखते हो तो ये अमाउंट आपका यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट कई बार नहीं होता है, जबकि पेमेंट हो चुका है। हमारा कस्टमर बोल रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए, सर्विसेज में एक पेमेंट ऑप्शन होता है, और उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, चालान हिस्ट्री में जाइए आप। ठीक है, चालान हिस्ट्री में जाइए, और उस चालान का एक सीपिन नंबर होता है। जैसे आपने जब चालान बनाया होगा, ठीक है, GSTR 3B में जैसे जैसे हमने भरते वक्त चालान बनाया, तो उसका सीपिन नंबर होता है, वो सीपिन नंबर आप यहाँ पर डालिए।
अगर आपको सीपिन याद नहीं है तो आप सर्च बाय डेट करें, जैसे ये आज की तारीख में ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया, तो ये अगर पेड स्टेटस आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई बार क्या होता है, जीएसटी सिस्टम थोड़ा डिले होता है, तो 30 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटे से 2 घंटे तक भी लग जाते हैं कई बार ये पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में। तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, या फिर बिल्कुल जीएसटीआर 3B भरने के वक़्त आप जे चालान बनाकर पेमेंट करने के बजाय कुछ घंटों पहले आप चालान बनाकर ये टैक्स का पेमेंट कर दें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे हमारे केस में हमने उस वक़्त नहीं रिफ्लेक्ट हुआ था, अब घंटे भर बाद जब मैं दिन में 1 बजे ये क्लास ले रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये पेमेंट आ चुका है, 68,213 रुपए, जिसकी मुझे ज़रूरत है पेमेंट करने में, ठीक है? क्यूआरएमपी टैक्स पेयर ने पेमेंट हमेशा मंथली बेसिस पे करना होता है, लेकिन हमारे इस क्लाइंट ने मंथली बेसिस पे पेमेंट नहीं किया, तो वो पेमेंट अब हम करने जा रहे हैं पूरा का पूरा अमाउंट। तो अब ऐसे केस में इनका अगले क्वार्टर में जब ये अपने जीएसटी रिटर्न भरने जाएँगे, तो वहाँ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होकर आएगा। अभी इस क्वार्टर में तो नहीं आएगा, लेकिन अगले क्वार्टर में इनका ब्याज भी कैलकुलेट होकर आएगा जो इनको पे करना होगा। तो अब देखिए हम कैसे जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो चलते हैं सीधे-सीधे रिटर्न के अंदर। मैंने आपको पूरा जीएसटीआर 3B एक्सप्लोर करके भी बताया था, प्रिपेयर ऑनलाइन कर रहा हूँ। काफ़ी सारा डेटा आपका जीएसटीआर 1 से और 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो सारा डेटा आपका 1 से निकल कर आ गया, जो आपने जीएसटीआर 1 भरा होगा। सारा डेटा आपका जीएसटीआर 2B से निकल कर आ गया, जो एलिजिबल आईटीसी आपकी बन रही होगी, और आपका यहाँ पर लेट फीस भी बन रहा है। ये पिछले क्वार्टर का है। पिछले क्वार्टर का लेट फीस है, कोई आपने लेट भरा होगा रिटर्न, इसका लेट फीस कैलकुलेट होकर आ गया। इस क्वार्टर का नहीं कैलकुलेट हो गया। इस क्वार्टर के जो भी इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह बनेंगे, वो अगले क्वार्टर में जब आप जीएसटीआर 3B भरने जाओगे तब नज़र आएगा आपको। अब ऐसे केस में आप क्या करिए, यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करिए, और आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही देखिए अब आपका सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट दिखा रहा है, जो पहले जब हमने चेक किया था तब नहीं दिखा रहा था। यानी अब आपके पास इतना पैसा है, 68,113 रुपए हैं, उनमें से भी 50-50 रुपए आपके लेट फीस के, 696 रुपए की आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, इसे कहते हैं आईटीसी लेजर। और अब आपको चुकाना कितना है, उतना ही पैसा चुकाना है जितने का आपने क्या बनाया है, चालान बनाया है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, 30,837 रुपए आपको आईजीएसटी के जो चुकाने हैं, उसमें से 696 रुपए की आईजीएसटी की आईटीसी को माइनस कर रहा है, 30,141 रुपए आपको कैश लेजर से पे करने हैं। उसके अलावा 18,986 रुपए, 18,986 रुपए का आपको सीजीएसटी, एचजीएसटी का पेमेंट करना है। इसकी कोई आईटीसी नहीं है आपके पास, तो पूरा पेमेंट आप कैश लेजर से करने वाले हैं। टोटल मिला के इतना पैसा आपको कैश लेजर से करना है। अब आप ये ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और आप ऑफसेट को यस करेंगे, ऑफसेट लायबिलिटी को। तो आपका जितनी भी लायबिलिटी थी उसका आपने पेमेंट कर दिया एक तरह से, ठीक है? ये पेमेंट, इसे कहते हैं पेमेंट करना। तो हमारा आप देखिए वापस कैश लेजर में जाके देखिए कुछ नहीं बचा। आपका वापस सब कुछ 0-0 हो गया। क्रेडिट लेजर में आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट थी, वो भी 0-0 हो गई। और अब आप नीचे जाके देखिए, वहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री नज़र आएगी कि आपको इतना पेमेंट करना था टैक्स का, वो आप इतना-इतना कैश लेजर से, ये देखिए टैक्स आपने कैश लेजर से पेमेंट कर दिया। आपने ये 50-50 रुपए की सीजीएसटी, एचजीएसटी की लेट फीस भी पेमेंट कर दी, और अब आपका कोई भी अमाउंट नहीं बचता है। अब आप प्रोसीड टू फाइल करिए। जैसे ही प्रोसीड टू फाइल करेंगे, आपको यहाँ कन्फर्म करना होगा, आपको अपना नाम सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फाइल विथ डीएससी एक ऑप्शन आ रहा है, और विथ ईवीसी एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कंपनी है, अगर आप एलएलपी है, तो आपको डीएससी से फाइल करना है। अगर आप नॉर्मल व्यापारी है तो आपको ईवीसी से, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, या कोई अदर एसएससी है, तो आपको ईवीसी ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ईवीसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको ये बता भी रहा है कि लेट फीस ड्यू टू गैप बिटवीन सबमिट एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B विल बी एडेड इन लेट फीस पेबल इन द नेक्स्ट मंथ रिटर्न फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। आपकी ये जो लेट फीस जो भी कैलकुलेट होगी, वो अगले महीने ऐड कर दी जाएगी। मैंने कहा ओके, प्रोसीड करिए। अब आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा। ईमेल आईडी मैंने ओपन कर रखी है, ये देख सकते हैं आप ओटीपी यहाँ पर। ये आपका ओटीपी है AE6965। तो आप ये ओटीपी यहाँ पर डालिए, और इसके बाद आप यहाँ से वेरीफाई करिए,
और आप देख सकते हैं आपका जीएसटीआर 3B यहाँ पर क्या हो चुका है, फाइल हो चुका है। इस तरीके से हमने सेकेंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर का जीएसटीआर 3B यहाँ पर फाइल कर। ये 2 पीरियोडिक रिटर्न होते हैं जो आपको, अगर आप रेगुलर स्कीम में होते हैं तो आपको भरना होता है, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में तो आपको क्वार्टरली भरने होंगे, अगर आप मंथली स्कीम में तो आपको मंथली बेसिस पे फाइल करना होगा। ये हमने जीएसटीआर 3B यहाँ पर फाइल कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से अपना 3B डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप वापस से अगर रिटर्न में जाते हैं और अपनी क्वार्टरली कंप्लायंसेस को जाके चेक करते हैं, तो आप देख पाएंगे आपकी जीएसटीआर 1 और 3B की क्वार्टरली कंप्लायंस फॉर द सेकंड क्वार्टर हमने फुलफिल कर दी। तो ये हमारा जीएसटीआर 1 हमने भरा था प्रीवियस वीडियो में, ये हमने जीएसटीआर 3B फाइल किया इस वीडियो में। इस तरीके से आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। टैली इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी निभाएगा, लेकिन वो निभाएगा जीएसटीआर 1 के लिए। 3B में सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। सेल्स का डेटा आपका जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा और परचेज का डेटा आपका जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड परचेज है या कोई कंपोजिशन से कोई परचेज है, तो वो फिर जीएसटीआर 3B में आपको डालनी होगी मैन्युअली। तो उस केस में फिर आपको अपनी सॉफ्टवेयर या अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जहाँ पर वो डेटा मौजूद होगा उसको देखकर आपको 3B में डालना होगा। तो ये थे जीएसटी के महत्वपूर्ण रिटर्न, एंड दिस इज द क्लास फॉर जीएसटीआर 3B फाइलिंग फॉर द क्यूआरएमपी टैक्स पेयर। क्यूआरएमपी टैक्स पेयर वो व्यापारी होते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। जीएसटी में रेगुलर स्कीम तो ली है, लेकिन क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया है, उनके लिए मैंने आपको ये कंप्लायंस सिखाई है। थैंक यू सो मच। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न की इस तरीके की कंप्लायंस कोर्स के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूजर है या आईओएस यूजर है, सबके ऐप लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।